नर्वस मैकेनिज्म के बाद अपन पढ़ने वाले हैं रीनल मैकेनिज्म। बस ये 2 क्वेश्चन हैं जो अपन के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म रेगुलेशन भी करके पूछा जा सकता है। तो अपन देखने वाले हैं किडनी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। रीनल मीन्स किडनी, तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ब्लड प्रेशर में। वो किस तरह से करता है? रेगुलेट बाय 2 वेज, बाय रेगुलेशन ऑफ ईसीए वॉल्यूम और थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या होती है उसको अपन डिटेल पढ़ेंगे, वो तो रीनल चैप्टर में यहाँ पे बहुत शॉर्टली मैं बता दूंगा। और रेगुलेशन ऑफ ईसीए वॉल्यूम, तो ईसीए वॉल्यूम को किस तरह से रेगुलेट करते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले regulating of ECA volume. When blood pressure increase, kidney excrete large amount of water and salt, particularly sodium, by pressure diuresis and pressure natriuresis. देखिए, प्रेशर डायूरेसिस का मतलब होता है बहुत सारा वाटर को एक्सक्रीट कर देना, और प्रेशर नेट्रियूरेसिस मतलब क्या रहता है सोडियम को बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देना। तो ये जब बहुत सारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया या ब्लड प्रेशर में क्या होगा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ईसीए वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया और ब्लड वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है इसको बाहर एक्सिट करने की किडनी क्या होती है बहुत ज़्यादा इसको बाहर एक्सिट करने लगता है। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? प्रेशर डायूरेसिस या प्रेशर नेट्रियूरेसिस। तो नेट्रियूरेसिस का कहाँ पे आएगा? सोडियम के लिए, और डायूरेसिस मतलब वाटर बाहर निकाल रहा है। इसकी वजह से क्या हो गया? ईसीए वॉल्यूम, यहाँ पे ये ईसीए वॉल्यूम था, तो ईसीए वॉल्यूम क्या था? पहले इंक्रीज था, पहले क्या था? इंक्रीज था। अब इसके बाद जब बहुत ज़्यादा अपन पानी भी निकाल दिया, सोडियम भी निकाल दिया, इसके बाद क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन ईसीए वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? अपन का बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये किस तरह से एक्शन होता है वो अपन रीनल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना ध्यान रख लो कि ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो जाए तो अपन ने वाटर और पानी जो वाटर था उसको निकाल दिया और सोडियम को निकाल दिया। इसकी वजह से ईसीए वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया, इसकी वजह से बीपी नॉर्मल हो गया। व्हेन बीपी डिक्रीज, जब बीपी कम हो जाता है तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स इंक्रीज हो जाता है। तो रीनल ट्यूब्यूल से वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से फिर से ईसीए वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और साथ ही कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? अपना ब्लड प्रेशर वापस से रिस्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या किस पे काम करता है? ईसीए वॉल्यूम काम करता है। ईसीए वॉल्यूम को किस तरह से मेंटेन कर रही है अपन की किडनी। अब अपन देखने वाले हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म किस तरह से काम करती है। तो अब अपन देखते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। देखिए, इसको समझने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा चार्ट बनाया है, ये अपन देख सकते हैं। ये पहले अपन समझते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। अपन का जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस, जेजीए को क्या बोलते हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस। तो ये कहाँ पे पाया जाता है अपन का? एफरेंट आर्टेरियोल। देखिए, जब अपन का जो वोमेन कैप्सूल होता है, वोमेंस कैप्सूल ये हो गया, ये अपन की वो हो गई कैपिलरीज हो गई। अब जब वोमेंस कैप्सूल होता है तो वहाँ पे एक आर्टरी आती है और एक जाती है। तो जो आने वाली होती है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, और जो जाने वाली होती है इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो आने वाले के वॉल्स पे क्या पाया जाता है? स्पेशल टाइप ऑफ एपेरेटस होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? रेनिन का सिक्रीशन होता है। जब भी ब्लड प्रेशर में डिफरेंस होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाने की वजह से क्या होता है? यहाँ से रेनिन का सिक्रीशन होता है। अब वो रेनिन क्या करता है? लिवर में पाया जाता है अपन का एंजियोटेंसिनोजन। तो एंजियोटेंसिनोजन को क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। अब ये एंजियोटेंसिन 1 है, ये क्या होगा? लंग्स में जाता है। तो लंग्स में पाया जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एस नाम का एंजाइम पाया जाता है, इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 है, एंजियोटेंसिन 3 में बदल जाता है, एंजियोटेंसिन 4 में बदल जाता है। किस प्रेजेंस में? एंजियोटेंसिनेजेस। ठीक, तो ये अपन देखते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा है। डिक्रीज इन बीपी, जब बीपी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो स्टिमुलेशन किसका हुआ? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस का। इसकी वजह से क्या हुआ? रेनिन का सिक्रीशन हुआ, जो क्या कर रहा है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर रहा है। अभी वो एंजियोटेंसिन 1 है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ, किसके प्रेजेंस में? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में, जो कहाँ पे पाया जाता है? लंग्स में। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 3 में, जो एंजियोटेंसिनेज एंजाइम है। अब एंजियोटेंसिन 3 भी क्या है? एंजियोटेंसिन 4 में इसी एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये फंक्शन क्या करते हैं? पहली बात तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अपन को पता है पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं ये। तो इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर कम हुआ। एड्रीनल कॉर्टेक्स पे फिर काम करेंगे। एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या करवाते हैं? ये करवाते हैं सिक्रीशन एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? किडनी पे काम करता है और वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर और सोडियम का,
वो किस तरह से होता है वो अपन डिटेल में रीनल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ईसीएफ वॉल्यूम, अगर वाटर सोडियम बढ़ा वहाँ पे लॉस हुआ तो बीपी कम हो गया था, और अगर बढ़ा तो इसकी वजह से क्या हो गया, ईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर बीपी कम हुआ था तो वापस कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से अपन की रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म काम करती है, रीनल मैकेनिज्म का एक पार्ट होता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपन का ब्लड प्रेशर रेगुलेशन बाय जो लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म था। थैंक यू गाइस।